आज हम सब देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो हमारा ये प्लान है कि हम हर एक वीडियो को मतलब हर एक चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में कवर कर दें, जिससे आपका जो एग्जाम आ रहा है उसका भी अच्छा प्रिपरेशन हो जाए एंड बिल्कुल ही डेप्थ में रहेगा चीजें। ओके, एंड मैं कोशिश करूंगा जितना डेप्थ में मैं ले जा सकूं मैं ले जाऊंगा एंड फाइनली फिर मैं इसका क्वेश्चन भी आप लोग को दे दूंगा जिससे आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो बिल्कुल ही बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करते हैं एंड चीजों को आराम से देखते हैं। सो देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग हेलो एरीन्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है? कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एलिफैटिक एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। इसका क्या मतलब है आप लोग ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एल्केन है, एल्केन क्या CH4 एक एल्केन है, ठीक है ना। C2H6 क्या ये एल्केन है, सही बात। अच्छा, जब भी हमारे पास एल्केन है मान लेते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH4 है ना। अब आप क्या करेंगे कि इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एलिफैटिक एल्केन, एलिफैटिक का मतलब क्या है अभी हम बताते हैं, आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। मतलब क्या करो, एक H को हटा दो, एक H को जैसे ही हटाओगे क्या हो जाएगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर मान लेते हैं कोई भी क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। इन चारों हैलोजन में से किसी एक को ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को ऐड कर दिया एंड दिस इज नोन एज हेलो एल्केन्स। ओके, अब ये एलिफैटिक का क्या मतलब है? तो एलिफैटिक का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, क्लियर बात है। अच्छा, और इट शुड बी सैचुरेटेड इन नेचर, इट शुड बी सैचुरेटेड इन नेचर। हम लोग आगे चल के इस पे बात भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारे पास इसमें एग्जांपल है कि बताना कि क्या ये एक एल्केन है, हाँ ये एक एल्केन है। अब क्या करो, इस बार हम लोग क्या किए है ना कि इसी को यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है ना। आप जैसे हाइड्रोजन निकाल के कोई भी X, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हमने ऐड कर दिया है ना, यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन निकाले, इसलिए यहाँ पर 3 से 2 हो गया और यहाँ पर फिर से क्लोरीन लगा दिए। तो बताओ क्या ये एक हेलो एल्केन है? हाँ बिल्कुल ये एक हेलो एल्केन है, बिकॉज हम लोग क्या किए, एल्केन के 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए एंड वहां पर हम लोग क्लोरीन को पुट कर दे। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ब्रोमीन भी लिखा हो, यहाँ पर ब्रोमीन भी लिखा हो, तो क्या ये हेलो एल्केन है? हाँ ये एक हेलो एल्केन है। तो फिर से एक बार देख लो, कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से अधिक, यहां पर हमने एक को हटाया था, वहां पर हमने 2 को हटाया था, हम लोग सिमिलरली 3 को भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ एन एलिफैटिक एल्केन मतलब स्ट्रेट एल्केन, देखो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आप इन सब में से किसी एक को भी लगा दो हाइड्रोजन की जगह पे, आपको मिल जाएगा हमारा हेलो एल्केन्स। तो पहले तो डेफिनेशन समझना था, ठीक है ना। चलो अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है विच इज RX। R किसको डिनोट करता है? एल्काइल ग्रुप को R डिनोट करता है। देखो अगर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल CH3X, X का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है ना। अच्छा, ये जो CH3 है इसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, दैट इज R, और ये X तो X ही है। तो क्या इसका जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं RX? समझ में आ गया ना। तो ये था हेलो एल्केन्स का डेफिनेशन, आप लोग इसको लिखते भी बिल्कुल चले। ओके चलो, एग्जांपल जैसा हो गया कि CH3HCl, C2H5Br है ना, इसी को खोल के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C2H5Br को हम लोग खोल के क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या C2H5Br है ना। तो क्या यहां पर ये हो गया एल्काइल R और ये हो गया हमारा X, तो क्या जनरल फॉर्मूला आ गया? बिल्कुल आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हेलो एरीन्स के बारे में चीजों को पढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलो है ना, पहले से मैं लिख लिया हूं जैसे टाइम नहीं वेस्ट हो, बिल्कुल ठीक है। ओहो, हैंग वैंग ज्यादा नहीं करे, ठीक है। सो हेलो एरीन्स के बारे में हम देख लेते हैं कि हैज वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग।
अब क्या है कि एरोमेटिक रिंग रहेगा, ये अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है, अभी धुंधला दिख रहा होगा। जब भी हमारा एरोमेटिक रिंग है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन को सब कुछ जानता है ना, C6H6Cl, अच्छा C6H6 इज बेंजीन। अब मान के चलो कि आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, तो यहां पर एक H है, 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 हम लोग H को दिखाते नहीं। अब क्या करो कि अगेन हम लोग एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को तोड़ देंगे, मतलब उसका बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे, एंड उसके जगह पे X को हम लोग फिर से जोड़ देंगे। X क्या था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप 17। अच्छा, अब इसी को आप लोग अगर लिखना चाहो तो ऐसे क्या लिख सकते हो, यहां पर मान लेते एक को हटा दिया, Cl डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, बाकी जगह H है वो दिखता नहीं है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्या यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्या बोल सकते हैं कि ये एक हेलोएरिन है, मतलब फिर से सुनना कि हैज वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स, एक या अधिक। अभी क्या करना अपने को, बेंजीन या बेंजीन लाइक डेरिवेटिव से हाइड्रोजन को निकालना है और वहां पर X को पुट करना है। अब एक से अधिक भी आप कर सकते हो, दैट इज नोन एज हेलोएरिन्स। फॉर एग्जांपल देखो, अब इसी ग्रुप को बोलते हैं एराइल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एराइल। जैसे वहां पर एल्काइल ग्रुप बोलते थे ना, इसको बोलते हैं हम लोग एराइल, तो क्या इसको ArX लिख सकते हैं, है ना। देखो फॉर एग्जांपल एराइल को हम लोग क्या ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया एराइल ग्रुप, और यहां पर X की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ में आ गया, एंड दिस इज नोन एज हेलोएरिन्स। अब आप कैसे एरोमेटिक रिंग पहचानोगे, वो हर्कल्स रूल आता है, एंड आप लोग को वो हो सकता है आप लोग पढ़ रखे हो और नहीं पढ़ रखे हो, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को समझना होगा कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में क्या डिफरेंस है, ओके। ये हमारा एग्जांपल रहा, देखो ये हो गया हमारा एराइल ग्रुप, ये हो गया क्लोरीन, एराइल ग्रुप ब्रोमीन, तो इसको क्या ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, है ना, दिस इज नोन एज हेलोएरिन्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, थोड़ा हैंग करेगा अगर, तो आप लोग इसको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर लेना, ओके, ठीक है। देखो ध्यान से एक चीज और, नोमेनक्लेचर का जो बात है कि नाम लिखने का, है ना, नामकरण करना इज नोन एज नोमेनक्लेचर, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि हर किसी को वो ऑलमोस्ट आता ही है। तो ऐसे चीजों को देखते हैं जहां पर दिक्कत होता है, ओके, जो आता है वो तो आता ही है ना। तो एक बार क्या करेंगे कि सपोज अभी हेलोएरिन्स, हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स चल रहा है, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर अमाइंस आएगा, इन सब का हम क्या करेंगे कि नोमेनक्लेचर को साथ में ही ले लेंगे, ओके ना। IUPAC नोमेनक्लेचर को हम लोग साथ ले लेंगे। तो अभी आप लोग इसके आगे का चीजें को समझे ध्यान से। अब हम लोग देखने वाले की डिफरेंस, मतलब हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक हेलोएल्केन्स आप लोग अपने हिसाब से एग्जांपल ले ले, और एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, यहां पर क्लोरीन। क्या ये हेलोएल्केन्स है? हाँ भाई, स्ट्रेट चेन है, यहाँ एक, अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 3 रहता है ना, ये एल्केन रहता है, और एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग क्लोरीन या जिसको बोल सकते हैं हेलोजन को लगा दिए, दैट इज नोन एज हेलो। हेलो मतलब हेलोजन, और एल्केन मतलब एल्केन में लगाते इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा, हेलोएरिन का मतलब हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन का ग्रुप मतलब बेंजीन या फिर एरोमेटिक रिंग वाला ग्रुप, ठीक है। चलो यहां देखना आप, अब हेलोएरिन्स को हम अगर लगाना चाहें तो इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। हेलोएरिन से एक एग्जांपल ले लें, दिस इज एराइल ग्रुप, दिस इज क्लोरीन, तो दिस इज नोन एज हेलोएरिन्स, दिस इज हेलोएल्केन्स। अब सुनना ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन का जब बात करते हैं तो देखो ध्यान से, आपको देखना क्या है कि क्लोरीन या X जिस भी कार्बन से लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन का, ठीक है ना, या फिर ऐसा समझ लो कि इसी कार्बन का, क्लियर है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है इसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो इसको अगर आप बनाओगे तो क्या ये ऐसा रहेगा, H इधर Cl इधर CH3, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, मतलब कि sp3। तो क्या बोल सकते हैं कि हेलोएल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3,
क्लियर बात? अच्छा देखो यहां पर देख लो थोड़ा, क्लियर है? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, इसको अगर आप गौर करोगे तो ये कुछ ऐसा है ना? तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक हमारा ये वाला हो गया पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा 1 पाई, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते कि sp2 है ना? तो क्या बोल सकते हैं कि जो हेलो एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और यहां पर जो होता है ये होता है sp2। ये आप लोग पहले भी पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में, है ना? अगर आपको क्लोरीन से या X से लगा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो विच इज वेरी सिंपल ना। यहां पर क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, देयरफॉर sp3। यहां पर क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होंगे, तो जितना सिग्मा उतने को काउंट करो। समझ में आ गया? एक बार के लिए मैं यहां पर बता देता हूं उपचे में, इधर देखो sp3 कब होगा? मान लेते कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है, क्लियर बात? अच्छा कितने सिग्मा बॉन्ड? एक, इसको सिग्मा से डिनोट करता है ना? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है, तो S बोल दो इसको, फिर P कितने हो गए? sp3, ठीक है? अच्छा sp2 का क्या सीन है? कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अच्छा सॉरी, एक कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होता है ना, पेंटावैलेंसी थोड़ी होता है, ठीक है? कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड वाले को काउंट करो, 1 2 3, पहला वाला को बोलो S, इसको बोलो P, इसको बोलो P, तो क्या हो गया? sp2 हो गया, sp2, है ना? अच्छा अब एक बार थोड़ा सा नीचे देखना, sp को भी दिखाई देते हैं, अब हम sp को भी दिखा ही देते हैं। sp मान लेते कि कार्बन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई, तो क्या बोल सकते हैं कि sp, तो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स नहीं, हाँ की डिफरेंस का बात कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि अपना X जिस भी कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या देखे कि उसका चारों बॉन्ड सिंगल होता है, मतलब sp3। अच्छा हेलो एरिन्स में एक डबल बॉन्ड होता है और 2 सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। नाउ अब आगे बढ़ने पे अपने को पता चलता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो यहां पर चीजों को थोड़ा सा हमको मिटाने दो, है ना? और आप लोग लिखते भी बिल्कुल चलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ओके हेलो एल्केन्स हो गया, बिकॉज यहां तो अभी हम लोग हेलो एल्केन्स का पहले बात करेंगे, है ना? हेलो एल्केन्स का बात करेंगे, तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर लेना। अब हम लोग हेलो एल्केन्स के भी अंदर जो जो चीजें होती है उसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखना नंबर 1, देखो दो इंसान है ए और बी, इन दोनों को क्लासिफाई करने का आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हाइट के बेसिस पे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा कि जेंडर के बेसिस पे, कौन लड़का है कौन लड़की, अगर दोनों लड़का है तो है ना वो एक ही ग्रुप में चल जाएंगे। तीसरा हो गया कलर, किसका कौन थोड़ा ब्राइट है कौन थोड़ा डार्क है ना। उसके बाद फिर और भी ऐसे हो सकते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कौन ज्यादा स्मार्ट दिखता है, ये तो सब सब्जेक्टिव हो गया। बट क्या हम लोग आपको समझना है कि दो इंसान को क्लासिफाई करने का देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच वी कैन क्लासिफाई टू डिफरेंट पीपल। वैसे ही है कि अगर हेलो एल्केन्स के अंदर अलग अलग चीजें होती है, क्लियर बात है, क्लोरो ब्रोमो एंड ऑल, अब देयर शुड बी सम क्लासिफिकेशन मेथड जिससे कि हम लोग चीजों को क्या डिफर कर पाए, है ना। तो अब वही चीजें अपन पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कि हेलो एल्केन्स में भी जो भी चीजें आती है उसके बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच टू हाइड्रोजन, हेलोजन, देखो ध्यान से,
एक होता है प्राइमरी हेलो एल्केन, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। प्राइमरी में होता है 1, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री। अब सुनो, प्राइमरी में क्या होता है कि हैलोजन अटैच, ठीक है, हैलोजन अटैच टू अ कार्बन लिंक्ड विथ वन अदर कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है कि विथ 2 कार्बन, यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि हैलोजन अटैच टू अ कार्बन लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन। यहां पर क्या हो सकता है विथ 3 अदर कार्बन। आप लोग ध्यान देना बिल्कुल, यहां पर इसका हम अच्छे से इसको बता रहे थे। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि सपोज फॉर एग्जांपल CH3Cl है, क्लियर बात है ना। अच्छा, एक और चीज आप लोग को मैं क्लैरिफाई कर दूं बिल्कुल, ये जो यहां पर आपको H के साथ बॉन्ड दिख के Cl दिख रहा होगा, H दिख रहा होगा, फिर एक बॉन्ड है, फिर Cl है, बट ये एक्चुअली में Cl जो है वो कार्बन के साथ ही जुड़ा रहता है। समझ में आया? ये बस लिखने का एक मेथड है। अच्छा, इसको अगर हम लोग खोल दें तो कैसे होगा, HCl। बताओ हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये जैसे कि देखो यहां पर तो 1 डिग्री था, इसको हम 0 डिग्री बात कर रही है ना, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। सुनो, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने कार्बन है? एक भी नहीं, इसलिए एक भी नहीं कार्बन, इसलिए 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री हेलो एल्केन्स हो गया। इसके बाद देखना आप लोग 1 डिग्री का, रुक जा भाई, है ना, 1 डिग्री का क्या सीन है? अगर मान लेते हैं CH2 है ना, यहां पर CH3 कर लो, यहां पर CH2 कर लो, यहां पर Cl कर लो, टेट्रावैलेंट है। अच्छा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो तो एक ही से जुड़ा हुआ है ना, बाकी तो दोनों उसके पास हाइड्रोजन है, ठीक बात। अच्छा, जब भी क्लोरीन से जुड़ा हुआ या X से जुड़ा हुआ कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा वो उसका डिग्री होता है। तो यहां पर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है, तो इसका कितना हो गया ये 1 डिग्री। देखो एग्जांपल, है ना। अच्छा, यहां पर देखो क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से 2 से, देयरफॉर 2 डिग्री। यहां पर देखो क्लोरीन कौन सा कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 डिग्री। समझ में गया? तो ये हो गया कि हैलोजेंस के बीच में डिफरेंशिएट करने का तरीका। फर्स्ट वन इज प्राइमरी विच इज फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, फिर है आपका टर्शियरी। अच्छा, 0 डिग्री कहां गया सर? आपको 0 डिग्री का भी एग्जांपल दिए थे, बट इसको बेसिकली अपन कंसीडर नहीं करते। बट ध्यान में रखना कि जब भी कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से सटा कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तब उसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। बिकॉज डिग्री तो वही स्पेसिफाई करता है ना कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जब एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं 0 डिग्री है? बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। लिखते चलना आप लोग भी पॉज करके। अब सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला हो गया, एक तो मेजर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, मेजर डिफरेंस देखें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, जो कि था हाइब्रिडाइजेशन। हेलो एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर हम लोग हेलो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई किए, जिसमें हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। फिर अब दूसरा बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स विच इज अटैच्ड, ठीक है ना। मान के चलो कि देखो यहां पर एक होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई, एक होता है पॉली, ठीक है ना। यहां पर आप टेट्रा, ठीक होता है पेंटा, हेक्सा भी कर सकते हो, बट ध्यान देना यहां पर अगर यहां पर देखो CH3 एक अपना एल्काइल ग्रुप है, ये अपना क्लोरीन है, तो पता चल गया क्या है, हाँ ये अपना हेलो है, ये अपना एल्काइल है, या हेलो एल्केन है ना भाई, तो क्या बोल सकते हैं हेलो एल्केन। ओके, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? एक जुड़े हुए हैं, देयरफॉर मोनो। डाई का एग्जांपल हो जाएगा CH2, है ना, CH2 ClCl, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं, कितने हो गए? इसको क्या बोलेंगे? डाई। अच्छा, एक और H को हटा दो, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3, इसको बोलेंगे ट्राई। फिर बताओ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4, तो इसको टेट्रा भी बोल सकते थे, बट इसको यहां से अपन पॉली लेके चलते हैं, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक हेलो एल्केन जुड़ा हुआ है, सॉरी एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। डाई का मतलब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है। ट्राई का मतलब 3 हेलोजन जुड़ा हुआ है।
और पॉली का मतलब कि 3 से अधिक हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, हमको पता समझ में आ ही गया होगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, उतना टाइम अपने को लगाना नहीं है। फिर क्या है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम्स। ओके, ये देखना, ये बड़ा काम का चीज है भाई, एग्जांपल से समझ लो। ठीक है ना, थोड़ा सा यहां मिटाने दो, एग्जांपल से समझ लो। एक होता है एलाइलिक हैलाइड। ओके, इसका एग्जांपल ले लो हमारे पास CH2 CH CH2 Cl। जल्दी से इसका डेफिनेशन बोलो कि हैलोजन अटैच टू कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। हाँ देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि देखो जो क्लोरीन है इसके बगल वाला कार्बन अगर एक डबली बॉन्डेड ग्रुप से जुड़ा होगा तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक एलाइलिक हैलाइड। तो सर विनाइलिक हैलाइड क्या होगा? बेंजाइलिक ही लिख दिया क्या? चलो ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसमें मिसिंग है तो उस मिसिंग चीजों को अपन दूर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर रहता CH2 डबल बॉन्ड C CH, यहां पर Cl। ठीक है, ठीक है, देख लो ये अपना कार्बन टेट्रा वैलेंसी को शो कर रहा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब इसी कार्बन के पास जब डबल बॉन्ड होगा तब इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। गौर करना, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर डबल बॉन्डेड से जुड़ा होगा तब इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। समझो बात को, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगेन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है और विथ डबल बॉन्ड, तब उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। लेकिन क्लोरीन अगर डायरेक्टली अटैच होगा किसी डबल बॉन्डेड ग्रुप के साथ, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन के साथ, तब हम लोग इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, यहां पर विनाइलिक हैलाइड लिखना छूट गया है, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, यहां पर क्या था कि हैलोजन अटैच टू कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे कि हैलोजन अटैच टू द C डबल बॉन्ड C ग्रुप, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। अच्छा अगला है बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा नहीं, विनाइलिक हैलाइड तो यहां है, देखो ना यहां पर एग्जांपल भी है, क्लियर है ना। तो आप लोग को अपने से नहीं लिखना है, यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड को हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, वो नीचे था मेरे को दिखा नहीं। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने पास बेंजीन है, यहाँ पर अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ Cl, तो Cl अगर जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फिर से Cl जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब हम लोग बोलेंगे कि एक बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर बात है ना? ये मत सोचना कि डायरेक्ट जुड़ा होगा, तब तो ये हैलो एरीन हो गया। क्लियर बात है ना? हाँ, अगर बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है वो फिर क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तब हम लोग बोलेंगे इसको बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन हम लोग विनाइलिक हैलाइड भी देख चुके हैं, आप लोग इसको लिख लेना बिल्कुल आराम से। फिर एक होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CH3X या CH3Cl, तो क्या ये अपना हो गया हैलोजन या हैलाइड? ये हो गया एल्काइल, तो एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, इसमें ज्यादा अपने को टाइम अगेन वेस्ट नहीं करना है, यहां पर सारी चीजें लिखे हुए आप लोग लिखते चले। अब है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा ये हैंग हुआ पड़ा है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ बस। तो ठीक है, देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट ऊपर कर दिया क्या? 2 मिनट रुकना यार, स्किप कर लो, नहीं मत करो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो फिर से वही चीज ही है ना। पहला है कि CX बॉन्ड के बारे में अपन देख रहे हैं। ये बॉन्ड में देखो क्या कुछ ऐसा बात है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्डेड है, सिग्मा 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 sp3। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास CH2 CHCl, ये हमारा एग्जांपल गया sp2 का, जो क्या लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो उसके पास एक डबल बॉन्ड है। ऑब्वियस सा बात है कि 3 सिग्मा 1 पाई, देयरफॉर sp2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहां पर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, क्लोरीन जेस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास क्या 2 सिग्मा और 2 पाई है। हाँ सर, ये दोनों सिग्मा हो गया, ये दोनों पाई हो गया, तो 2 सिग्मा 2 पाई को क्या हम लोग sp लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp, ये हमारा अगेन क्लासिफिकेशन था। आगे बढ़ते हैं बिकॉज बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स देखेंगे। ओके, सो हेलो एरीन्स का अगेन एक जनरल अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहे तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये हेलो एरीन्स है ना, ये हेलो एरीन्स है बिकॉज दिस इज हेलोजन और दिस इज एराइल ग्रुप, सो दिस इज हेलो एरीन्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, क्लियर है, कितना हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है एक एराइल ग्रुप से, दैट इज नोन एज, कि ये अपना पहला बेसिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। पहला हो गया मैनो हेलो एरीन्स, दूसरा होता है डाई हेलो एरीन्स, फिर होता है ट्राई हेलो एरीन्स, एंड फिर अपना होता है पॉली हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर डाई के बाद ही पॉली लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। देखो मैनो हेलो एरीन्स का मतलब कि मान के चलो एक बेंजीन है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, इसको क्या बोल सकते हैं कि मैनो मतलब एक हेलोजन, एक हेलोजन लगा हुआ है एरीन। अच्छा, डाई को क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, H को हटा के क्या हम लोग क्लोरीन क्लोरीन लगा दिए। ओके, एंड दिस इज हेलो एरीन, यहाँ पर कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज, दिस इज द डाई हेलो एरीन्स। 2 क्लोरीन मतलब कि डाई हेलो एरीन्स। 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हो गया 1 2 3 एंड दिस इज नोन एज पॉली हेलो एरीन्स। यहाँ के बाद 2 के बाद सब चीज पॉली हेलो एरीन्स रहते हैं। ये भी तो हो गया पॉली हेलो एरीन्स, यहाँ पर भी लगा रहा था पॉली हेलो एरीन्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर है अगला बात, ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेंजीन रिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देख लेना। देखो भाई, सीन क्या है, मान लेते कि हमारे पास एक बेंजीन है। ओके, यहां पर जो एग्जांपल दिया है ठीक है, उसको तो रहने देते हैं, उसको भी देख लेंगे। बट इसका मतलब क्या है कि यहां पर सपोज एक CH3 लगा हुआ है, ठीक बात। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि यहां पर अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो पोजीशन। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इसको बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन, ठीक बात। जैसे देखो, अगर मान लेते कि यहीं पर अगर कोई मेन ग्रुप लगा हुआ है सपोज CH3, और अगर यहां पर क्लोरीन ना लगे, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा ग्रुप, मतलब इसको बोलेंगे मेटा हेलो एरीन। मेटा का मतलब तुरंत समझ आ जाना है कि अपना CH3 मेन ग्रुप ये पोजीशन पे लगा रहता तो ऑर्थो, यहां पर लगा हुआ है तो मेटा, यहां पर लगा रहता तो पैरा। देखो स्पेलिंग पैरा, PARA, क्लियर बात है। अच्छा, अगर वही एग्जांपल ले लो, सपोज ये CH3 है, ये क्लोरीन है, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा। समझ में आया, पहले है पैरा हेलो एरीन। अब सुनो एक चीज ध्यान से, इसको याद करने का तरीका क्या है, OMP, तो इसको ओम प्रकाश नाम पे याद रखो, ठीक है ना। ये हो गया अपना ओम, ये मेन ग्रुप है, ठीक है ना। इसके बगल में एक अपने पास हेलोजन लगा हुआ है, जस्ट बगल में लगा हुआ है, तो ओम, अच्छा ओ है ना, ये म और ये अपना प्रकाश, तो ओम प्रकाश, सही बात, ठीक है ना। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अगेन ये सब बहुत ही इजी सी चीजें हैं, इसको फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं एंड चीजों को और देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, रुक जा है ना। इसके बाद अब नहीं, और ऊपर जाना होगा, यहां से मजा आएगा, ठीक है ना। यहां से अभी तो बोरिंग लग रहा होगा, सुनो ध्यान से, ठीक है। ये पार्ट ही बोरिंग है, कुछ नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ओके, देखो ये हो गया एराइल हैलाइड, ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात की, तो जो ध्यान से सुन रहा होगा उसको पता होगा, ये अपना बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली अगर कोई भी X जुड़ा हुआ है, सर आप बार बार क्लोरीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मन कर रहा है ना। हम चाहते तो ब्रोमीन भी ले सकते थे, बट क्लोरीन ले रहे हैं। ओके, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ब्रोमीन नहीं हो सकता और क्लोरीन नहीं हो सकता, आयोडीन नहीं हो सकता। हम क्लोरीन बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मन कर रहा है, और कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या हेलो एरीन्स है, बिल्कुल है कि एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया,
एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लग गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेलोएरिन्स, एंड दैट इज एराइल हैलाइड। इसी को नाम बोलते हैं, बिकॉज एराइल ग्रुप है और ये हेलोजन ग्रुप है, तो एराइल हैलाइड। बट वहीं यहां पर डिफरेंस है, बेंजाइलिक हैलाइड में डिफरेंस है। मान के चलो यहां पर अपना बेंजीन ग्रुप है, यहां पर जो कार्बन लगा हुआ है वो अगेन, ये जो क्लोरीन है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो इस बार बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यही क्लोरीन डायरेक्ट यहां जुड़ा रहता तो इट विल बी नोन एज एराइल हैलाइड। तो आपको डिफरेंस समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है ना, एक बार हम देख लेते कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, तो आप लोग देखते रहे। तो चल रहा है ना। अभी हैंग मारा हुआ है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चीज होते रहता था ना, मजा आएगा। अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, यहां तक सारे क्लासिफिकेशन, सारे जो भी 3-5 काम थे सारे बंद हो गए। अब यहां से जो आपको वहां से मजा आएगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ओके, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखो, बहुत जरूरी चीज है। ओके, इसका स्टोरेज थोड़ा भर गया है इसलिए थोड़ा हैंग कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, 5-10 सेकंड हैंग ही कर जाए, क्या ही होगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखो, CH3X फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हेलो एल्केन्स था CH3Cl, क्लियर है ना। CH3Cl में Cl जो था वो C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि C और Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा या C और X के बीच का जो बॉन्ड होगा उसके बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना है, एंड दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ध्यान से सुनना एक बार कि अगर हम यहां पर बोले कि CH3Cl, ठीक है ना, अगर इसको हम खोल के लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन। ओके, तो हम लोग इस वाले बॉन्ड का बात कर रहे हैं, C और X के बीच का बॉन्ड का बात कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना एक बार कि द CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे C और X। यहाँ X डिनोट कर रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक बात है ना, ये बड़ा सिंपल चीज था। अब हम लोग मेन चीज जो बात करने वाले हैं वो है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। क्या बात करेंगे? पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। ओके, चलो सुनो ध्यान से। देखो सीन क्या है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग यहां पर H लगा दे, यहां पर H लगा दे, यहां पर H लगा दे, यहां पर X लगा दे, X से ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा इसलिए हम लोग Cl लगा देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो Cl ग्रुप है ये जो होता है ना काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 17 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो 1s2 2s2 को छोड़कर ऐसे ही 2 8 7 लिख सकते हैं। मतलब क्या बताओ, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। हाँ कर लेगा। ओके जी। कार्बन का क्या सीन है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 2,4, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। माने तो इसको लेना ही है। तो एक बात बताओ हमको, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों में से तलब किसको होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का? क्लोरीन को ही होगा ना, बिकॉज क्लोरीन सिर्फ एक दूर है। अगर एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट इसको तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे फिर भी तो 5 ही होगा, फिर भी तो अनस्टेबल ही रहेगा ना। इसका मतलब कि क्लोरीन को ज्यादा तलब है, ज्यादा नीड है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब कि ज्यादा डेस्परेट होगा क्लोरीन या एक्स ग्रुप, सारे एक्स ग्रुप का। आपका ऑब्वियस सा बात है कि एक ग्रुप वाले का सारे का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है ना। ओके, मतलब कि सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और माहौल बन जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है क्लोरीन विल बी मोर डेस्परेट देन कार्बन। इसीलिए जो होता है, इसलिए बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लेने का वो है, क्या बोलते हैं उसको, चूल मचा हुआ काइंड ऑफ, समझ रहा है। मान लेते हैं कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसको मजा आ जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा।
तो ये अपने मंजिल के ज्यादा करीब है, देयरफॉर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहेगा। एंड इलेक्ट्रॉन को चाहना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो अलग बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने तरफ, एंड दैट इज डन बाय क्लोरीन नॉट बाय कार्बन, क्योंकि इसको ज्यादा चुल मचा हुआ है। आगे सुनो अब देखो, कार्बन क्लोरीन सुनो ध्यान से। ऑब्वियस बात है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, याद करो, तो ये अपना ये थोड़ा सा तलब में रहेगा, ये उतना ये थोड़ा सा इनर्ट काइंड ऑफ रहेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या यहां पर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज ये लेगा, इसको तलब है। तो इसके ऊपर क्या डेल माइनस और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल मतलब छोटा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज। और यहां पर हम लोग बेसिकली दिखाते हैं डेल से, चाहे तो हम लोग प्लस और माइनस भी दिखा सकते हैं, बट हम लोग डेल से दिखाते हैं, जिसमें कि छोटा चार्ज को ये डिनोट करता है। तो क्या समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स दैट इज हैलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, दैट्स व्हाई क्लोरीन wants to takes the electron and this generates the polarity. Polarity मतलब कि चार्ज का डिफरेंस होना। ठीक बात, आगे सुनो अब। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो ये था अपना पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो जी क्या होता है, CF का सबसे छोटा, CCl का उससे बड़ा, CBr का उससे बड़ा, CI का सबसे बड़ा, का मतलब समझो। CF, अच्छा एक बार आपको मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा छोटा मत करना है, कर गया, ठीक है, फिर से 1 मिनट के लिए रुके, ठीक बात, 10 सेकंड बढ़ा ले आगे, कट नहीं करेंगे। चल ठीक है, आजा। अब यहां पर देखो ध्यान से, चलो ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल हेलोजन का, कलर चेंज करने की बात कही, हेलोजन का, फिर कल बाहर आई आंटी को छोड़ दो, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब क्या डाउन द ग्रुप, दिस इज ग्रुप नंबर 17। डाउन द ग्रुप आने से क्या बोल सकते हैं कि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है क्लोरीन से, बिकॉज डाउन द ग्रुप आने से शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, आई का, उससे छोटा ब्रोमीन, उससे छोटा क्लोरीन, सबसे छोटा क्लोरीन। अब ध्यान देना, यहां पर हम CF का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, CF बॉन्ड का बात करें, बॉन्ड लेंथ का बात करें। देखो कार्बन ये हो गया, फ्लोरीन तो छोटा सा होता है, ये हो गया, ठीक बात। अच्छा, इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का एक जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, एवरेज डिस्टेंस जो होता है, ठीक, आपको इतना दिख रहा होगा। अच्छा, कार्बन का साइज थोड़ी बड़ा होगा, कार्बन तो देखो दोनों का सेम ही है ना, ठीक बात। ये हो गया अपना CF बॉन्ड, ये वाला जो है, ये हो गया CCl बॉन्ड। देखो डाउन द ग्रुप आने से क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है C, ये है C, यहाँ F, क्लोरीन बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस देखो थोड़ा सा बढ़ते दिखाना न्यूक्लियस के बीच। अच्छा, कार्बन फिर से सेम, ब्रोमीन और बड़ा, देखो बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, CBr। अच्छा, कार्बन तो वही, आयोडीन और बढ़ा, देखो C और I। तो क्या दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप आने से अपना जो CF का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ गया। तो क्या इसी को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसी को तो लिखे हैं यहाँ पर कि द बॉन्ड लेंथ मतलब कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अच्छा, आयोडीन का सबसे बड़ा, ब्रोमीन का उससे छोटा, क्लोरीन का उससे छोटा, फ्लोरीन का उससे छोटा। देखो डाउन द ग्रुप आने से साइज बढ़ रहा था, इसलिए CI का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा Br, उससे छोटा CCl, उससे छोटा CF, ठीक है ना। इसमें अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते फिर अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यही पे समझा देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब समझ लो कि बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है ट्रस्ट इशू, नहीं ठीक है, आवाज आ रहा है क्या, अब रिस्क पे बना रहे हैं, अगर गया होगा तो फिर कट करना होगा, ठीक है ना।
अब सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है, अगर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने में, इस पेन सपोज ये है ना, पेन था, इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब ये बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड ज्यादा छोटा रहेगा उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, जो बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा उसको तोड़ना ज्यादा आसान लगेगा। मतलब जो बॉन्ड छोटा होगा उस पर ज्यादा एनर्जी देना होगा, जो बॉन्ड बड़ा होगा उस पर कम एनर्जी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं एक पेंसिल है, इस पेंसिल, ये पेंसिल बड़ा है, मजा आ रहा है, ठीक है, इसको तोड़ने में आप आराम से तोड़ दोगे, पट से तोड़ दोगे, ठीक है ना, पट से तोड़ दोगे, बड़ा बॉन्ड रहेगा तो। अच्छा, अब मान के चलो जो हाफ बचेगा उसको तोड़ने में थोड़ा मुश्किल आएगा, बिकॉज ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होते जाएगा, क्लियर बात है, और जैसे मुश्किल होते जाएगा मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि सीआई का को तोड़ने में सबसे कम बॉन्ड, सबसे कम एनर्जी लगेगा, मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम रहेगा। अच्छा, ये अब छोटा हो चुका है, तोड़ने में और मुश्किल, तो इसका थोड़ा ज्यादा। सीएल में और मुश्किल, बिकॉज अब और छोटा हो चुका है, सोचो इतना छोटा पेंसिल को तोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, सीएल तो बहुत ही भयानक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, मतलब वो इतना छोटा हो जाएगा। इसको बताओ, इसको तोड़ने में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में सबसे छोटा बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, दैट इज सीएफ को सबसे ज्यादा, फिर सीसीएल, फिर सीबीआर, फिर सीआई। अब है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो ध्यान देना ये चीज। ओके, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आप लोग फिजिक्स में पढ़ रखे होगे, इट इज डिनोटेड बाय म्यू व्हिच इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। मतलब क्या कि अगर सपोज अपने पास दो एटम है, दोनों में ऑब्वियसली चार्ज पोलैरिटी है, यहाँ पर हमारे डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर क्यू चार्ज जनरेट हुआ होगा, तो क्या बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, एंड दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। अब हमसे पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताओ, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताओ। तो एक सिंपल सा चीज देखो कि सी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, सी आई, बॉन्ड लेंथ अगर डिस्टेंस का देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका था, फिर इसका था, फिर इसका था, सबसे छोटा इसका था, ये सबसे छोटा था। तो अगर डिस्टेंस वाइज कंपैरिजन किया जाए तब तो भाई सिंपल सा बात है कि यही ऑर्डर होगा। बट एक और भी चीज यहां पर है ना म्यू में, विच इज क्यू भी तो है, आप लोग डिस्टेंस ही थोड़ी खाली देखेंगे। अब सोच के देखो कि जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अप्रोक्स 4 होता है, आप लोग पढ़े होंगे है ना पीरियोडिक टेबल में। तो जो 4 होता है मतलब इसका जो हाईएस्ट होता है इन पीरियोडिक टेबल, मतलब फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को भयानक टाइप से खींचता है, आयोडीन उतना अच्छा से नहीं खींच पाता है, लेकिन फ्लोरीन भयानक टाइप से खींचता है। तो क्यू के वाइज अगर देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, फिर क्लोरीन खींचेगा, फिर ब्रोमीन खींचेगा, और फिर आयोडीन खींचेगा। अच्छा जी, अगर डिस्टेंस को हम लोग देखें, अगर डिस्टेंस को देखें तो ये ऑर्डर है, अगर हम लोग क्यू को देखें तो ये ऑर्डर है। अरे भाई आपका मामला फंस गया। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, देखो भाई, जो डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, जो बॉन्ड लेंथ का बात हो रहा है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जो डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है हाइपोथेटिकली, मान के चलो कि 103 नैनोमीटर, 103 नैनोमीटर, यहां पर होगा 135 नैनोमीटर, फिर यहां पर मान के चलो 140 नैनोमीटर, फिर यहां पर 145 नैनोमीटर। नो डाउट ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बट एक बात बताओ, ये नैनोमीटर में है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट गैप थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि ये अगर 100 मीटर तो ये 1 किलोमीटर, उतना बड़ा सिग्निफिकेंस होता तब ना हम लोग ये वाला फैक्टर को डोमिनेटिंग मानते। बट यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर तो बहुत ही क्लोज है ना, ये देखो बहुत ही काफी क्लोज है। सो दैट्स वाई दिस विल नॉट प्रिवेल, डिस्टेंस विल प्रिवेल। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखेगा, ठीक है, डिस्टेंस विल प्रिवेल। अच्छा जी, हम क्या बोल दिए ये चीज है ना, ये हम तो डिस्टेंस का बता दिए कि डिस्टेंस विल, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ ब्लंडर हुआ है, थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है कि हम कुछ और समझाने में कुछ और समझा दिए। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मतलब ये चीज समझ में आ गया कि क्यू भी और चलो अच्छा अच्छा, हाँ,
ये चीज क्या समझ में आएगा, Q और D दोनों पे ये जो म्यू है वो डिपेंड करेगा। क्लियर बात है ना। अच्छा, Q के अगर अकॉर्डिंगली चले तो CF का सबसे ज्यादा, फिर CCL का, फिर CBr का, फिर CI का, है ना। बताए सही चीज है लेकिन थोड़ा घिच पिच हो गया। यहां देखो, डिस्टेंस के वाइज अगर चलोगे तो CI का बड़ा होगा, फिर CBr का, फिर CCL का, फिर CF का। तो दोनों में से कौन ले, दोनों में से ऑर्डर असली में क्या लेंगे। तो देखो डिस्टेंस वाले को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज डिस्टेंस में हम पहले बताया ना कि देखो बहुत स्मॉल स्मॉल सा गैप है, तो ये वाला प्रिवेल नहीं करेगा। बट इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है +4 मान ले, इसका 3.5 के करीब, समझ, ये प्रॉपर सिग्निफिकेंट है, ये प्रॉपरली गैप है। फिर यहां पर आ जाते और 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 1.5 में एक बहुत ही बड़ा गैप दिख गया ना। Okay, and that's why this particular Q will prevail. Therefore, again, this should be the order. But again, अब एक गेम है इसमें। इसका असली ऑर्डर देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग चकरा देगा, विच इज कि अब इसका रियल ऑर्डर हम लिखने वाले हैं, है ना। सब चीजों को मिटा के इसका रियल ऑर्डर लिखने वाले हैं, ठीक है। जो कि आप लोग को लगेगा कि यार बहुत खतरनाक है। इसका असली ऑर्डर क्या होता है, सुनो। सबसे ज्यादा CCL का, फिर CF का, फिर नॉर्मल, फिर CBr का, फिर CI का। तो ये था अपना एक्सपेक्टेशन, ये था अपना रियलिटी, ये है अपना रियलिटी। अब सर ये कैसे हो गया, तो देखो एक्सपेरिमेंट से पता चला था, है ना। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला था, बट अगर इसका अगर एक वैलिड रीजन देना है तो सुनो ध्यान से। इस दोनों के बीच आप अगर देख पा रहे होगे, तो अगर आप लोग नोट किए होगे तो देखोगे कि मैं यहाँ पर 103 नैनोमीटर यहाँ पर लिखा था CF में, CCL में मैं 135 नैनोमीटर लिखा था, फिर मैं 140 लिखा था, फिर मैं 145 लिखा था। तो क्या दिखा, 103 से 135 के बीच में 32 नैनोमीटर का डिफरेंस, बट इधर थोड़ा 5-5 नैनोमीटर का डिफरेंस। मतलब क्या दिखा कि CF और CCL के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस का मैटर होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा वेरी करता है। एंड उस डिस्टेंस विल, at this case, distance will prevail, but not charge, ठीक है ना। तो आपको ये याद रख लेना है, बाकी लॉजिक एंड ऑल तो ठीक है भाई, वन शॉट है, कितना ही लॉजिक है, कितना ही लॉजिक दे, बाकी आप लोग फिर से उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग की, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस HF, HCl, HBr, HI, ये आप लोग बिल्कुल आराम से देखोगे। तो चलो इसका लिख ही देते हैं हम। ये जो आपका एक्सपेक्टेशन था ना, बिल्कुल ही वैसा ही होगा, ये बिल्कुल ही वैसा ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये सब काम इसमें नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को हम लोग अगला वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है। आज बस एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग देख लिए यहां तक अपना CH बॉन्ड के नेचर तक देख लिए। अगले लेक्चर में हम, जो कि कल मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, कल के परसों के अंदर के बीच में, है ना, 1 घंटे का रहेगा लमसम बुक। और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्काइल हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट क्या पक्का से खत्म कर देंगे। और हेलो एरिन्स भी बढ़ जाएंगे, उसमें भी बढ़ जाएंगे। फिर अपना SN1 SN2 रहेगा, एंड फाइनली फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा। तो 3 लेक्चर में मेरे को खत्म करने का इसको अंदर से इच्छा है, और हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, नोट वोट बना ले, फिर क्लास को आज ओवर करते हैं, ठीक है। चलो बाय।